क्या दिल्ली में जितनी महिला वोटर हैं वो गेम चेंजर बन जाएंगी इस बार? और जिस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है, कौन और किसको इसका फायदा मिलेगा, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। महिलाओं को खुश करो, अपने पाले में वोट उनका कर लो, ये सोच के ही सभी पार्टियां अपना एजेंडा बना रही हैं। किसका वादा सच्चाई में तब्दील होता है, किसका कम तब्दील होता है। तो दिल्ली में एक तरह से मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये जो परिपाटी चली है, जिसको बीजेपी कहती थी कि नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली वो भी उसी लेवल पर आ गई। बजाय विकास के ये लोगों को आश्रित बना करके वोट लेने की जो नीति है, इसके खिलाफ लोगों को होना चाहिए। 7 से 8% वोट भी यदि कांग्रेस ले गई, आम आदमी पार्टी से अपनी वापस करा लिया वोट, तो कांग्रेस का जो चंक होगा वो 12 से 13% होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो अभी 38% वोटों पे है, 2 से 3% वोट का भी यदि ग्रोथ कर ले गई, तो 62 सीटों वाली आम आदमी पार्टी कहीं खिसक के 32 सीटों पे ना आ जाए। मुफ्तखोरी, चाहे वो आप सेवा दे रहे हैं मुफ्त में, या नगद पैसे दे रहे हैं, या सामग्री पहुंचा रहे हैं, ये इसके विपरीत व्यक्ति को जो है आलसी, कामचोर और भ्रष्ट बनाता है। तो जब पूरे के पूरे समाज को आप आलसी, कामचोर, भ्रष्ट बना देंगे, कोई भी पार्टी हो, तो देश कैसे सिर उठा के खड़ा होगा? जो घोषणा पत्रों में हो रहा है वो तो खुलेआम हो रहा है। मतलब अगर गंदा पानी गटर में बह रहा है तो हम उसको गंदा मान रहे हैं और नाली में ढक के रख रहे हैं, उसको थोड़े ही गंगा जल में मिला दे रहे हैं। लेकिन जब गंगा जल में ही गटर का पानी मिलने लग जाएगा तो अच्छा बुरा कौन करेगा? जब ऐसी घोषणाएं राजनीतिक दल खुद सारी शुचिता को त्याग कर करेंगे, वहां भय है। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने में अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है और इस बीच वादों की तमाम तरह की झड़ी लग गई है। अगर आप अलग अलग पार्टियों के वादों को देखें, खास करके आम आदमी पार्टी एक के बाद एक वादे करते रही, कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक वादे करते रही, और अब बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र लेकर आ गई है। और संकल्प पत्र का ये एक तरीके से प्रथम चरण मान लीजिए, अभी बहुत कुछ और आना है जिस तरह से बताया गया है। लेकिन अगर खास तौर पर आप ध्यान दें, आरोप प्रत्यारोप के बीच सभी पार्टियों का ध्यान महिलाओं पर नजर आता है केंद्रित। क्या दिल्ली में जितनी महिला वोटर हैं वो गेम चेंजर बन जाएंगी इस बार? और जिस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है, कौन और किसको इसका फायदा मिलेगा, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। और जिस तरह के दावे वादे किए गए हैं अलग अलग घोषणाओं में, संकल्प पत्रों में, उन पर भी बात करेंगे। बात ये भी होगी कि दिल्ली चुनाव के बीच जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या कई बार बिलो द बेल्ट बातें भी हो जा रही हैं, और इस तरह की बातें होनी चाहिए राजधानी के चुनाव में, वो बड़ा अहम है। किस तरह का सियासी समीकरण बन रहा है, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात अभी जो हाल में चर्चा शुरू हुई कि दिल्ली चुनाव के बीच एक बार फिर ईडी की आहट दिखाई दे रही है, उसको लेकर के भी थोड़ी सी सियासी दांवपेच नजर आ रहे हैं, उस पर भी बात होगी। सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। पूर्णिमा जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले घोषणा पत्र, संकल्प पत्रों पर आते हैं। बहुत सारी घोषणाएं हुई और सबको देख लें, लगभग वो जो एग्जाम में एक व्यक्ति ने कुछ लिखा और दूसरे ने कॉपी खींच ली, तो सबके आंसर लगभग एक जैसे ही दिख जाते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ। कुछ ऐसे ही दिख रहा है। संकल्प पत्र फोकस महिलाओं पर ज्यादा केंद्रित नजर आ रहा है। 70-71 लाख जो महिला वोटर हैं गेम चेंजर हो जाएंगी इस बार। आदर्श जी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि महिलाएं फाइनली जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसके सेंटर में आ गई हैं, और एक विनिंग फार्मूला की तरह उनको सभी पार्टियों ने देखा है, और वो विनिंग फार्मूला प्रूव भी हुआ है। ये ट्रेंड हमें मध्य प्रदेश से दिखाई दिया, हालांकि उसके पहले बिहार में भी हमने ये ट्रेंड देखा था। नीतीश जी की सफलता का एक बहुत बड़ा राज उस वक्त यही बताया जा रहा था कि उन्होंने महिला वोटर को साध लिया है और उनको जबरदस्त रूप से महिलाओं का समर्थन मिलता था, इसलिए आज तक नीतीश जी सत्ता में बने हुए हैं। फिर ये फॉर्मूला हमने मध्य प्रदेश में देखा, लाडली बहना की स्कीम की वजह से, जहां पर कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, इतनी मतलब भयंकर मेजॉरिटी के साथ सरकार उनकी बन गई, और उसका सबने यही निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं ने बिल्कुल दिल खोल के समर्थन किया है बीजेपी का। महाराष्ट्र में लाडकी बहना, लाडकी योजना का परिणाम हमें दिखाई दिया कि बीजेपी महायुति की सरकार वहां बनी। तो महिलाओं को खुश कर दो और इलेक्शन जीत लो, ये नया शायद एक विनिंग फार्मूला पार्टियों के हाथ में आ गया है, और उसी फार्मूले पे अब यहाँ पे सभी चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पहले से ही फोकस महिलाओं पे था, महिलाओं के लिए फ्री बस राइड है और कुछ पैसे हाथ में देने की स्कीम है, उसकी वजह से उन्होंने महिलाओं को तो पहले ही अपने पाले में किया हुआ था। खास करके जो झुग्गी झोपड़ी स्लम क्लस्टर्स हैं, जो इरेगुलर कॉलोनीज होती हैं, इलीगल कॉलोनीज जिनको पहले कहते थे, उसको इन्होंने रेगुलराइज किया है। तो उस वजह से एक बहुत बड़ा तबका महिलाओं का जो वोट बैंक है वो
अरविंद केजरीवाल के पाले में है। अब उसमें सेंध लगाने की सभी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने उसमें अनाउंस कर दिया है, अरविंद केजरीवाल 1000 पहले से शायद देते थे, कितनों को मिलता था पता नहीं, 2100 करने की उसकी घोषणा कर दी। कांग्रेस ने भी 2100 देने की घोषणा कर दी। बीजेपी पहले तो रेवड़ी बांट रहे हैं कह के इन सबों को क्रिटिसाइज करती थी, लेकिन फिर उसको लगा कि अब उसके लिए भी ये मजबूरी हो गई है कहना कि हम 2500 देंगे, वो थोड़ा एक कदम आगे बढ़ गई। कांग्रेस इस बारे में खुद को चैंपियन इसलिए बता रही है कि उसका कहना है कि ये शीला दीक्षित की सबसे पहला जो आइडिया था वो शीला दीक्षित का था। उस समय लाडली बिटिया योजना के नाम से वो चलता था। तो महिलाओं को खुश करो, अपने पाले में वोट उनका कर लो, ये सोच के ही सभी पार्टियां अपना एजेंडा बना रही हैं। और ठीक है, एक तरह से मुझे तो खुशी है कि आखिर महिलाओं को सेंटर स्टेज पे रख के पार्टियां अपना कार्यक्रम बना रही हैं, उनके बारे में सोच के वो अपने एजेंडा को फिक्स कर रही हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अब देखना है इसमें कौन बाजी मारेगा। नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कौन बाजी मारेगा, क्योंकि देखिए कई बार कई चुनावों में इस तरह की चर्चा हुई कि महिला वोटरों ने एक तरफ साथ दे दिया और जो तमाम योजना है जो उनको लगा कि बेहतर है। लेकिन मैं एक चीज़, रामकृपाल सर, बड़ा है मैं समझना यहाँ पर, खास करके अगर मैं दिल्ली चुनाव की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी सबसे लेटेस्ट वही आया है, और जिस फ्री रेवड़ी को लेकर तमाम तरह के आरोप बीजेपी के नेता लगाया करते थे, और अब अगर दिल्ली का हम ये घोषणा पत्र देख लें, खास करके पहले 5 पॉइंट्स पढ़ लें, तो वो ऐसा लग रहा है कि फ्री रेवड़ी बांटने की होड़ में तो आप भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यही दुखद है। हालांकि मैं कहूं कि जनता के लिए सुखद है, इसलिए कि अब तीनों पार्टियों का एक ही है कि टैक्स पेयर का पैसा है। हम तीनों पार्टियां सिर्फ ये है कि कहां कहां खर्च करना है। तो अब तीनों पार्टियों ने मिल करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना लिया। अब आप नहीं कह सकते कि इसमें कौन ज़्यादा है कौन नहीं। सबकी तीनों दुकानें खुली हुई हैं जहां पे ये नारा लिखा है कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नोट देंगे, और करीब करीब तीनों का बराबर ही है। तो ये कैपिटल मार्केट में जैसे शेयर मार्केट में होता है ना कि 3 शेयर हैं, तीनों की प्राइस टू अर्निंग बराबर है करीब करीब। तो उसमें अगर चुनना होता है तो एक चीज़ देखी जाती है कि इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसका अच्छा है, यानी तीनों के भाव बराबर हैं। लेकिन कौन है जिस पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, तो दे सब रहे हैं उसी के रेंज में है। 2100 कहिए, 2500 कहिए, 2400 कहिए, सब। तो कम से कम पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में तीनों पार्टियों ने कपड़े उतार दिए हैं। कपड़े उतारने का मतलब मेरा ये कहना है कि वो दुकान खोल ली है कि चलो कहीं इस मामले में कोई किसी से ऊंच नीच नहीं है। अब सवाल इस बात का होगा कि जब तीनों बराबर वही दे रहे हैं तो जनता के सामने ये है कि विश्वसनीयता, यानी एक होता है ना कि ये इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, बेईमान नहीं है, भागेगा नहीं। अतीत की देखी जाती है कि किसकी गारंटी, किसकी जुबान, किसका वादा सच्चाई में तब्दील होता है, किसका कम तब्दील होता है। तो दिल्ली में एक तरह से मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये जो परिपाटी चली है जिसको बीजेपी कहती थी कि नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली वो भी उसी लेवल पर आ गई है। ये दुखद है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि तीनों बराबर हैं। अब इसमें विश्वसनीयता जिसकी ज़्यादा होगी वो जीतेगा। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के अगर इसको देखिए तो ये चीज़ कहाँ लेके जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी न कभी इसमें इस देश में आवाज़ उठेगी इसके खिलाफ। और एक चीज़ करना पड़ेगा कि ये जिसको कहते हैं कल्याणकारी राज्य, यानी जो दायित्व होता है एक सोशल, वो हमेशा, इवन मैं बताऊं आपको, समाजवाद की डिफिनीशन क्या थी, जितनी क्षमता उतना काम, जितनी मेहनत उतना दाम। लेकिन साम्यवाद इससे आगे बढ़ गया, उसने लिखा कि जितनी क्षमता उतना काम, जितनी ज़रूरत उतना दाम। मतलब आपको ज़रूरत है तभी हम ज़्यादा देंगे, और यहाँ तो हो रहा है कि बिना ज़रूरत भी हो सब बराबर हैं, सबको हम देंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये पराकाष्ठा है राजनीति की गंदगी की, और कहीं ना कहीं जा कर के ये जो नेगेटिव एक तरह से जिसको कहते हैं ना नकारात्मक प्रतियोगिता हो रही है, ये राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन और मुझे ऐसा लगता है कभी न कभी इस देश की सर्वोच्च अदालत और जनमानस में इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी, और मैं इसे बिल्कुल अच्छा नहीं मानता हूँ। नहीं, देखिए इसको लेकर तो कई बार बात होती रही विनोद सर।
दुकानें जिस तरीके से रामकृपाल सर ने कहा कि दुकानें सबकी खुली हैं, दुकानें खुली हैं तो जनता ये भी तो देखेगी ना कि माल कहाँ बढ़िया है, कौन सही समय पर हमें दे सकता है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं, 1,000 रुपये शायद देते थे, अब 2100 की बात कर रहे हैं। बीजेपी कई राज्यों में दे रही है, इसको लेकर नहीं दे रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं कि 2100 हम देंगे, इस तरह की बात भी हो रही है। और बताते रहे कि कुछ वादा किया था, फिर अब 2100 कर दिया। हाँ, तो और बीजेपी कई राज्यों में दे रही है, और कई जगह ये भी कहा गया कि भाई इसी योजना की वजह से बड़ा वोट चंक मिला बीजेपी को। तो जनता ये भी तय करेगी। कांग्रेस तो अभी कई राज्यों में है नहीं जहां है, इस तरह की योजनाओं को लेकर के भी आई, लेकिन उस कर्नाटक में किया, और खास करके तेलंगाना, हिमाचल को लेकर हो, तमाम अलग जगहों को लेकर हो, उस पर सवाल भी कई तरह के उठते रहे। तो जनता ये भी तो जज करेगी। अगर ये जज करेगी तो क्या आम आदमी पार्टी थोड़ा मुश्किल में आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी तो कई राज्यों में दे रही है। मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ स्थिति। नहीं, इसकी चैंपियन तो आम आदमी पार्टी ही है, जिसको फ्रीबीज कहा जाता है, या रेवड़ी कहिए। अभी मकर संक्रांति और लोहड़ी गुजरी है, हम लोगों ने बड़ी रेवड़ियाँ खाई हैं मूंगफली के साथ, मीठी मीठी। तो ये रेवड़ी का ही मौसम है। दरअसल ये जो सिलसिला है ये कोई नया नहीं है। एक समय था जब गरीबों के लिए बात की जाती थी कि साहब गरीबों को ये देंगे, दलितों को, गरीबों को। दो वर्ग जो है सबसे ज़्यादा एजेंडे पे होते थे। हर पार्टी के घोषणा पत्र में अगर पुराने उठा के देख लीजिए तो गरीबों के लिए योजनाएं और दलितों के लिए और वंचित आदिवासियों के लिए। अब वो फोकस पूरा महिलाओं पर हो गया है। और इसकी शुरुआत मतलब जो है सबसे पहले अगर ताज़ा दौर में देखें तो कर्नाटक में कांग्रेस ने जो गारंटी दी वहाँ से हुई। उसको मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत लपका और उन्होंने लाडली बहना योजना की शुरुआत कर दी। और लाडली बहना योजना ने उनको जो है बीजेपी की नाव नैया पार कराई। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में उसी दौर में उन्होंने मातारी वंदन योजना जो है जो सरकार में नहीं थे लेकिन उन्होंने वादा किया, जिसका फ़ायदा मिला। और फिर महाराष्ट्र और सब जगह हम लोग देख ही रहे हैं। जी, इसकी जनक जयललिता थी, जिन्होंने वो टीवी बांटा था। हाँ, लेकिन वहाँ से इसके नहीं, वो दक्षिण भारत से ही शुरुआत हुई है, जब रंगीन टीवी और साड़ियाँ जयललिता ने भी किया, फिर डीएमके ने भी किया, दोनों में कंपटीशन था। शुरुआत तो वहाँ से हुई। हालांकि पूर्णिमा जी और रामकुमार जी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी अटल जी के चुनाव में साड़ियाँ बांटी जा रही थी। लालजी टंडन बंटवा रहे थे साड़ियाँ, और उसमें कई लोग स्टैम्पीड हुआ था, मरे थे। तो इस तरह की ये शुरुआत होती रही है। लेकिन जैसा कि रामपाल जी ने कहा, इसकी एक उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट इस पर कई बार अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुका है। और उल्टी गिनती में ये कह रहा हूँ कि अब आर्थिक बोझ बढ़ने लगा है। हिमाचल की हालत आप देख ही रहे हैं। पैसे नहीं हैं कर्मचारियों को देने के लिए। अभी महाराष्ट्र में जो लड़की बना योजना है उसमें 2.5 लाख 2 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए और उसको सीमित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी डिले हो रहा है, बहुत जो है कट रहा है। तो ये उल्टी गिनती भी शुरू हो गई, क्योंकि हर राज्य पर किसी पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है, किसी पे 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, किसी पे 5 लाख करोड़। हर राज्य कर्जे में डूबा हुआ है और भारत सरकार पे 200 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा है। तो ये जो अब सारी योजनाएं, ये कंपटीशन हो गया, एक रेट रेस हो गई। आप लोगों को सशक्त बनाने के बजाय उनको आश्रित बना रहे हैं। वो कोई पार्टी हो कि भाई महिलाएं जो है फ्री चलेंगी बस में, या फलाना वर्ग जो है वो नौजवानों को हम 5,000 रुपये देंगे महीने का, वो खटाखट राहुल गांधी बोलते थे। तो ये आप भाई नौकरी अगर आप नहीं दे सकते तो आप नौकरी की व्यवस्था करिए ना, रोजगार की व्यवस्था करिए, आप लोगों को सशक्त बनाइए। जैसे मनरेगा को मैं इसलिए अच्छा मानता हूँ कि मनरेगा में मेहनत करा के पैसा दिया जाता था। अब वो ठीक है, कई जगह उसका करप्शन भी हुआ, लेकिन कम से कम गाँव के छोटे मोटे तमाम सारे काम होते थे। भाई गड्ढा खुद रहा है, व्यवस्था तालाब खुद रहे हैं, ये हो रहा है, तो कम से कम 3 महीने के रोजगार की जो गारंटी थी उसमें काम करा के दिया जाता था। तो फ्री भी आप उसको नहीं कह सकते, तो वो एक योजना थी। उस पर भी तमाम तरह की आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं हुई हैं। लेकिन ये एक तरह, अब कोविड में योजना शुरू हुई थी 5 किलो मुफ्त राशन की गरीबों के लिए। भाई उस समय अर्थव्यवस्था में स्थिति ऐसी थी कि लोगों के पास काम नहीं था। अब वो 2028 तक बढ़ा दी गई। उसका क्या आधार है कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अगर 5 किलो मुफ्त राशन दे करके आप घर बिठा के देंगे तो उसका क्या औचित्य है। तो ये सारी पार्टियां कटघरे में हैं, जैसा कि रामपाल जी ने कहा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको लेकर के जनता के बीच से ही जब इसका तिरस्कार शुरू होगा, तब क्यों कोई पार्टी हिम्मत नहीं कर सकती है इससे पीछे हटने की। पीछे हटने का मतलब ये जोखिम उठाना कि चुनाव हार सकता है, और चुनाव हारने का जोखिम लोकतंत्र में कोई राजनीतिक दल नहीं उठाता। तो ऐसे में ये जनता के बीच से ही जब इस तरह की आवाज़ उठनी शुरू होगी और लोग धीरे धीरे इसको समझेंगे कि किस तरह से ये आप बजाय विकास के ये लोगों को आश्रित बना करके वोट लेने की जो नीति है, इसके खिलाफ लोगों को होना चाहिए।
नहीं, इसके खिलाफ लोगों को होना चाहिए और लोग, लेकिन फिलहाल इसको अलग तरीके से, अलग चश्मे से देखा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पार्टियों को भी लगता है कि भाई हम फ्री की कुछ घोषणा करेंगे, उसका फायदा हमें वोट के तौर पर मिलेगा। राकेश सर, दिल्ली चुनाव में ज़मीन पर जो स्थिति हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान सब हैं। एक को चाहिए कि वो अपनी किसी तरीके से ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा कर ले, दूसरे को ज़मीन बचा कर रखनी है, तीसरे के पास तो अभी कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि खोने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के पास नहीं, उनको पाना है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। अब ये जो समीकरण बन गया है, इसकी काट क्या निकालेंगे अरविंद केजरीवाल, कैसे निकालेंगे? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर, ग्राउंड पर भ्रष्टाचार के मुद्दे अभी उतने सुनाई नहीं दे रहे हैं जितनी फ्री की चीज़ों की घोषणाएं और उसको लेकर चर्चाएं। नहीं, देखिए, फ्री वाले में यदि बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष जो है संविधान बचाओ का एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और संविधान के अनुच्छेद 27 में निहित है कि किसी भी करदाता के पैसे का उपयोग सरकार अपने एजेंडे के रूप में नहीं कर सकती है। इस समय पर सभी सरकारें संविधान की अवहेलना करते हुए फ्री बीज को बढ़ावा दे रही हैं। अब फ्री बीज पे देखिए, दिल्ली के अंदर एक कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। मैं कड़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीनों पार्टियां एक दूसरे से अव्वल होने का प्रयास कर रही हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जनता किस पार्टी पे विश्वास करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी बांट रही है अपने राज्य में, कांग्रेस भी अपने राज्य में बांट रही है। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से फ्री बीज की घोषणा कराने के लिए दो चेहरे लाए गए, DK शिव कुमार और रेवंत रेड्डी को। क्यों? क्योंकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस बांट रही, तो उसको भी जनता के बीच में विश्वास दिलाना था कि हम सिर्फ वायदा नहीं कर रहे हैं, हम ये फ्री बीज देंगे आपको। और केजरीवाल जी रोज एक नया फ्री बीज की घोषणा कर रहे हैं। तो केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस बार केजरीवाल के टक्कर में वो पार्टी खड़ी हो गई है जिस पार्टी के कारण केजरीवाल 2015 और 2020 का चुनाव जीते। कांग्रेस 2015 और 2020 में यदि समर्पण नहीं करती तो अरविंद केजरीवाल जी 67 और 62 सीट नहीं जीतते, और कांग्रेस ने अपना बलिदान 2013 में भी दिया, 15 में भी दिया और 20 में भी दिया। इस बार मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को ये शायद ज्ञान चक्षु उसके खुल गए हैं कि यदि इसी तरह यदि हम समर्पण करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम दिल्ली में साफ हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस बार कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे। और जब तक गांधी परिवार की बात की जाती है तो 10 ऐसी सीटें हैं जहां गांधी परिवार से ज़्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट के परिवारों का बड़ा प्रभुत्व है। तो इसलिए जो 10 से 12 सीटों पे कांग्रेस चुनाव जहां लड़ रही है, उन सीटों पे केजरीवाल जी के माथे पे बल पैदा हो गया है। केजरीवाल जी एक और हथकंडा अपना रहे, जो हथकंडा अपनाने में बड़े माहिर हैं, कि नई दिल्ली सीट पे वो एक नया प्रोपोगंडा खड़ा कर दिए कि 12 से 13 हज़ार फर्जी वोट बनाए गए हैं। उसके पीछे भी उनकी रणनीति है। रणनीति ये है कि यदि हम चुनाव हार गए तो हमारे लिए अपने चेहरे पे खरोंच पैदा होने से पहले हम ये कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 13,000 फर्जी वोट बनाए और वो फर्जी वोट के कारण जीत गई। और यदि हम जीत जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोट बना के भी हमको नहीं हरा पाई। तो केजरीवाल जी इस समय चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और मुझे लगता है यदि कांग्रेस इसी मुस्तैदी से चुनाव लड़ती रही तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा भले नुकसान ना करे, लेकिन 7 से 8% वोट भी यदि कांग्रेस ले गई, आम आदमी पार्टी से अपनी वापस करा लिया वोट, तो कांग्रेस का जो चंक होगा वो 12 से 13% होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो अभी 38% वोटों पे है, 2 से 3% वोट का भी यदि ग्रोथ कर ले गई तो 62 सीटों वाली आम आदमी पार्टी कहीं खिसक के 32 सीटों पे ना आ जाए। और यही चिंता अरविंद केजरीवाल जी को सताए जा रही है। ठीक है, देखिए चुनौती सबके सामने है, अपनी अपनी चुनौतियां हैं। अवधेश सर, देखिए एक तो फ्रीबीज पर हम बात कर रहे हैं, फ्रीबीज को लेकर तो जो लड़ाई दिख रही है पार्टियों के बीच वो तो दिख रही है, लेकिन बयानों की भी बहुत सारी चर्चा है। मैं थोड़ा सा बीजेपी पे फोकस करूंगा। रमेश बिधूड़ी कभी प्रियंका गांधी का जिक्र कर देते हैं, कभी आतिशी को लेकर कुछ कमेंट कर देते हैं। चुनाव के बीच जब चाल चरित्र और चेहरा और शुचिता की बात करने वाली पार्टी के नेता इस तरीके से चुनावी मैदान में, पूनावाला का भी है, हाँ, हालांकि उस पर शहजाद ने कल माफी मांगी है, लेकिन अब उस माफी को क्योंकि मनोज तिवारी ने भी नाराजगी उस पर जताई तो उसको वो कितना मानेगी पार्टी और क्या होगा वो तो आगे की बात है। लेकिन इस तरह के बयानों से जनता के बीच जब आप जा रहे हैं और ये बताने के लिए कि हम चाहते हैं कि आप हमें वोट दें, इसका भी तो जमीन पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। देखिए, राजनीति में जब जमीन पर संघर्ष करके जनता के बीच काम करके न आने वाले लोगों की बहुतायत हो जाएगी और टेलीविज़न पर बयान में उनको महत्व मिलेगा, तब ये सब चीज़ें होंगी। हालांकि रमेश बिधूड़ी ज़मीन पर काम किया हुआ आदमी है,
लेकिन अब आप दूसरे के बारे में कह रहे हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में सभी विचारधाराओं के लोगों के साथ काम किया है, उनके मंचों पर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, मैं जानता हूं कि जिन्होंने व्यवहारिक पॉलिटिक्स किया है, उनकी भाषा कभी गंदी हो ही नहीं सकती है। वो भले लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे अपने जीवन में। तो ये भयावह स्थिति है। और ये जो फ्री बीज भी आप देखेंगे, उसके बुरे परिणाम उसी कारण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी कभी आंदोलनकारी नहीं थे। वो एनजीओ के युग में आए थे, जब एनजीओ के लोगों को ही बड़े समाज सेवी और आंदोलनकारी माना जाने लगा था। और हम पत्रकारों ने भी किसी को बच्चे पर बात करनी है तो चाइल्ड राइट पर कोई एनजीओ काम कर रहा है उसको बुला ले रहे हैं, महिला पर काम कर रहे हैं तो कोई महिला एनजीओ काम कर रहा है उसको बुला ले रहे हैं, नदी पर कोई एनजीओ काम कर रहा है उसको बुला ले रहे हैं। लेकिन जबकि एनजीओ का तो पूरा का पूरा जो प्राण बसता है वो फंड और प्रोजेक्ट में बसता रहा है। अगर फंड बंद तो उनकी सारी समाज सेवा खत्म। तो वहां से निकले हुए लोग देश में आंदोलनकारी बने। उनको जनता के बीच का अनुभव नहीं था, इंफॉर्मेशन जो सूचना कानून था उसको उठाते हुए और यहां तक पहुंचे। और दिल्ली के उस समय की जो परिस्थिति थी, वो नए मीटर लगने से, उसको ध्यान दीजिए, नया मीटर लगने से लोगों के बिल इतने बढ़े थे कि कई लोग तो सुसाइड कर गए। किसी का मतलब जिसको आ रहा है मान 18 रुपया, उसको 18,000 का बिल आ गया, किसी को 50 रुपया आ रहा है उसको 50,000 का आ गया, लाख आ गया। और ये एक लड़ाई थी जिसमें शीला दीक्षित चुनाव हारी थी। तो समस्या वहां आ रही है। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं भाषाओं की, देखिए भाषाओं में तो इस समय जो हम लोग डिबेट करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जिन लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से खड़े होकर हम लोग बातचीत नहीं कर सकते थे, उनके साथ इस समय मीडिया में बैठ के हमको डिबेट और बहस करनी पड़ रही है। हम लोगों ने बहस की शुरुआत से आए और देश के सब बड़े स्वनाम धन लोगों के साथ बहस किए हैं। अमर उजाला में कम से कम यहाँ आने से, या और भी कई टेलीविजन चैनल है थोड़ा दबाव रखते हैं, लेकिन इस समय की वही परिस्थिति है कि ये सारे चेहरे जो हमारे सामने दिखने हैं, इन्होंने कब पॉलिटिक्स की है जमीन पर, कब कोई आंदोलन किया है, कब जनता के मुद्दों पर सामने आए हैं, कहां संघर्ष किया है, कोई ऐसा काम किया है बताओ। तो हमने जिनको आइकन नहीं होना चाहिए उनको हम आइकन बनाए हैं। अरविंद केजरीवाल के आंदोलन की यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा और उसका खामियाजा भुगत रहा। अब सेकंड बात पर आते हैं। देखिए जो भी भाषा रमेश बिधुरी प्रयोग किया है, शहजाद पूनावाला ने प्रयोग किया है, तो रमेश बिधुरी के तो चलो वहाँ एक उनका अपना तरीका है जीने और राजनीति करने का। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई किसी को कष्ट पहुंचा है तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन पहले भी ऐसा कहा जा रहा था कि भैया लालू जी कहे कि उनके गालों जैसी फलाने गालों जैसी फलाना, ये कहा जाता रहा है, मैंने इसलिए बोल दिया है। तो उसमें लेकिन उसके बाद वाली जो पंक्ति थी ना, वो बहुत भयावह थी। किसी को कह देना उसके पिता के बारे में ना, वो तो कम से कम किसी ने नहीं कहा था। उम्मीद है कि आगे से कम बीजेपी में यह स्थिति नहीं पैदा होगी। तो अभी तक अब अगर कोई प्रवक्ता ऐसा बोला है तो पार्टियां उनको प्रवक्ता पद से हटाती क्यों नहीं है भाई? सवाल तो यह उठता है, क्या कोई व्यक्ति इतना अपरिहार्य हो जाएगा क्या कि किसी को बोल देगा, पूरी कम्युनिटी को नाराज कर देगा, फिर भी वो पार्टी में रहता है? आपके लिए आप बीजेपी जैसी पार्टी के लिए जिसकी सबसे ज्यादा मेंबरशिप है, लाखों अलग अलग संगठनों से आए हुए लोग हैं, उनके पास लोगों की कमी होती है। लेकिन आप देखिए कैसी दिशाहीनता है। अब मुफ्तखोरी पर आते हैं। देखिए ऐसा है कि किसी भी देश को अगर दुनिया में सिर उठा के जीना है, महत्वपूर्ण होना है, तो परिश्रम, पुरुषार्थ और ईमानदारी, तीन चीजें उसके लिए, तीन स्तंभ होते हैं जिस पर टिका रहेगा। मुफ्तखोरी, चाहे वो आप सेवा दे रहे हैं मुफ्त में, या नगद पैसे दे रहे हैं, या सामग्री पहुंचा रहे हैं, ये इसके विपरीत व्यक्ति को जो है आलसी, कामचोर और भ्रष्ट बनाता है। तो जब पूरे के पूरे समाज को आप आलसी, कामचोर, भ्रष्ट बना देंगे, कोई भी पार्टी हो, तो देश कैसे सिर उठा के खड़ा होगा? गांधी जी ने कहा कि मैं अपने देश में किसी को चोरी करने की अनुमति तक दे सकता हूं, लेकिन मुफ्तखोरी की अनुमति नहीं दूंगा किसी को जीवन में, अगर मेरे हाथ में संविधान निर्माण का काम आया तो। वही ना, उन्होंने कहा कि अंततः ये तो हम कर दूंगा कि चलो जाओ वहां तक, लेकिन मुफ्तखोरी, आप सोचिए किस शर्त पर उस समय के नेताओं ने जो है हमारे देश की कल्पना की थी। गांधी जी के आश्रम में चाहे सरोजनी नायडू जाए, चाहे जवाहरलाल नेहरू जाए, शौचालय साफ करना ही करना है। शुरू में कोई भी आता था 45 दिन शौचालय साफ करो, फिर उसके बाद आश्रम में जगह मिलेगी। तो उस संस्कृति को खत्म कर दिया। बीजेपी के लोग आरएसएस में काम करके कष्ट से आए हुए हैं। और मैं ये भी बता रहा हूं, देखिए यही केजरीवाल जी गुजरात में गए थे, इन्होंने एक हॉल में पूछा था कि क्या आपको मुफ्त बिजली नहीं चाहिए? लोगों ने खड़ा होकर कहा कि मुझे नहीं चाहिए।
तो लो देश की जनता की आवाज थी, वहां आप जीत गए। ये बहुत सारी घोषणाएं राजस्थान विधानसभा चुनाव में हुई, बीजेपी जीती कि नहीं जीती। छत्तीसगढ़ में तो घोषणाएं इतनी थी कि लग रहा था बीजेपी हार गई, फिर भी जीती। तो जनता के मनोभाव अगर उसी प्रकार से है क्या, यह भी देखने की आवश्यकता होती है। यह बात ठीक है कि केजरीवाल जी को इसके लाभ मिले हैं, दूसरी पार्टियां कंपटीशन में आई हैं, लेकिन यह कंपटीशन इतना भयावह है कि यह केवल आपके इकोनॉमी को ही नहीं करता है, ये अच्छे मतलब एक नेताओं में भी ऐसे पौध को खत्म करता है जो ईमानदारी से लोगों को प्रेरित करें कि आप परिश्रम करो, ईमानदारी से जियो और हम तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे कि तुम सक्षम हो सको। ऐसे नेताओं की पौध को भी मारती है। ठीक है, चुनौतियां बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि दिल्ली की जनता तय कैसे करेगी। दिल्ली की जनता के सामने भी तो बहुत सारी चुनौतियां हो गई ना। फ्री एक वो लड़ाई है, दूसरा आरोप प्रत्यारोप देख रहे हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, दूसरी तरफ अचानक भी चुनाव में ईडी एक्टिव हो जाती है, उसको लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप। भाई दिसंबर में जो एप्लीकेशन गई वो पहले भी जा सकती थी, चुनाव के टाइमिंग के हिसाब से ही उस पर सवाल तो उठेंगे। परिस्थितियां बहुत ही गंभीर और भयावह हैं और दिल्ली की जनता के सामने ही चुनौती है। क्या वो ये मुफ्त की जो पैसे दो और वोट लो वाली मॉडल है, इसको खारिज करती है या इसको पुनः प्रतिष्ठित करती है। मध्य प्रदेश के चुनाव में स्थापित हुआ मॉडल महाराष्ट्र के चुनाव में और ज़्यादा मजबूत हुआ, मुखर हुआ। जो लाडली बहना थी वो लाड़की बहना हो गई। और राजनेताओं को अगर आप भरोसा दिला रहे हैं कि ऐसा करने से ही चुनाव जीतेंगे, तो वो तो उतरते ही चुनाव जीतने के लिए हैं और वो साम दाम दंड भेद अपनाते हैं और अपनाते रहे हैं। आज से 3-4 दशकों पूर्व के चुनावों में वोटिंग के ठीक पहले की रात को शराब बंटती थी और शराब पकड़े जाने की खबरें आती थी। कुछ जगहों पर नोट बांटते हुए लोग मिल जाते थे और ये सब गलत माना जाता था और इसको पकड़ने की व्यवस्था थी। दुखद मैं इसमें आपको बता दूं, दिल्ली में अभी कई जगह से मुझे जानकारी मिली कैसरोल और 1000 रुपए भी बट रहे हैं। नहीं, देखिए जो बट रहा है उसको बात बताइए, उसको मैं कहीं और ले जा रहा हूँ ना बात को। ये सब अंधी गलियों में हो रहा था, चुपचाप हो रहा था और पकड़े जाने के डर के बीच हो रहा था। लेकिन जो घोषणा पत्रों में हो रहा है वो तो खुलेआम हो रहा है। मतलब अगर गंदा पानी गटर में बह रहा है तो हम उसको गंदा मान रहे हैं और नाली में ढक के रख रहे हैं, उसको थोड़े ही गंगा जल में मिला दे रहे हैं। लेकिन जब गंगा जल में ही गटर का पानी मिलने लग जाएगा तो अच्छा बुरा कौन करेगा। जब ऐसी घोषणाएं राजनीतिक दल खुद सारी शुचिता को त्याग कर करेंगे, वहां भय है, वहां डर है कि अब हमको अंधी रात में जाकर पकड़े जाने, चुनाव आयोग या पुलिस के डर से पकड़े जाने के डर से नोट बांटने की जरूरत ही नहीं है, खुलेआम नोट बांट दो। तो कैश फॉर वोट तो इतना बड़ा स्कैंडल बना है, इतनी बातें हुई हैं, लेकिन अब अगर वो अंधी गलियां खत्म होकर उन्हीं अंधी गलियों का राज देश में कायम करने की कोशिश हो रही है और रोशनी की सत्ता को खत्म करने के षड्यंत्र हो रहे हैं, उसके खिलाफ देश में अगर आवाज नहीं उठती तो ये ज्यादा बुरा है। रामकृपाल जी को सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि सारी कमियां और गलतियां तो जाकर सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर ही सिर टिका रही हैं और उम्मीद का दिया जला रही हैं। और अब तो पट्टी भी हट गई है न्याय की देवी की आंख से, शायद न्याय की देवी को कुछ दिख जाए। विनोद जी को उम्मीद है कि समाज में से संवेद स्वर में कुछ आवाज़ उठेगी, उस समाज में जिसमें आरक्षण का हाथ भी लगा लो तो बिलबिला उठता है, जहाँ सुविधा मिली हुई है और उस सुविधा को भोगने का स्तर इस स्तर तक जा चुका है कि आप उसको छेड़ ही नहीं सकते, नहीं तो आपकी सत्ता ही नहीं। और राजनेता का तो कथन ये होता है कि भाई जब नीति नियम तब बनाएंगे, देश को हम तब चलाएंगे जब हम सत्ता में होंगे, और सत्ता में ही नहीं होंगे तो केवल न्याय और नैतिकता का ढिंडोरा पीट के क्या बात है। और सत्ता में होने के लिए हर घर में हमें 2500 रुपया भेजना है तो भेजेंगे। इस निर्लज्जता का जवाब अगर समाज के भीतर से नहीं आएगा तो दिल्ली का चुनाव हो या कोई चुनाव हो, हम बहुत गलत, बहुत खराब, बहुत बुरी दिशा में जा रहे हैं। जब श्रीलंका का वित्तीय संकट खड़ा था और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही थी, तब देश के वित्तीय विशेषज्ञों का एक दल सर्वोच्च नीति निर्माताओं से देश के मिला था और कहा था कि जो श्रीलंका में हो रहा है वैसा ही कई राज्यों की स्थिति भारत के हो सकती है और हो रही है। हमने पंजाब की स्थिति देखी, हिमाचल की स्थिति देखी। और अगर करदाताओं का मेहनत से चुकाया हुआ पैसा, जो कि वैसे भी केवल 4% है, इस तरीके से बहाया जाएगा और इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठेगी तो ये स्थिति ज़्यादा बुरी है, बजाय कि ये चुनावी गठजोड़ की बात करने के। नहीं, ये स्थिति ज़्यादा बुरी है सर। एक चीज़ सब माइक है। ये जो नदीप जी ने कहा मैं सहमत हूँ। जब आप फ्रीबीज की पॉलिटिक्स करते हैं तो जो दूसरे इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमी, उन पर बात ही नहीं होती है। क्योंकि अब दिल्ली में सड़कों की स्थिति पर, दिल्ली में प्रदूषण पर, दिल्ली में नालियों की स्थिति पर, सीवर पर
ट्रैफिक जाम पर, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। जबकि शीला दीक्षित का पहला चुनाव जो 1998 में जीता था वो इन्हीं मुद्दों पे जीता था उन्होंने, और उसके बाद इस पर काम किया। तो ये जब भी फ्रीबी की पॉलिटिक्स होगी तो दूसरे जो जरूरी मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे। और महिला को सम्मान के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। आप 2,500 रुपये महीने दे ना दें, लेकिन वो सुरक्षित रहे, उसका सम्मान सुरक्षित रहे, वो ज्यादा जरूरी है। किस बात के 2,500 आप दे रहे हैं ये भी तो बताइए। 2,500 रुपये या नहीं, 2100 इसमें रुपये एक चीज और जोड़ देता हूं सर, जो जिस पानी के बिल माफ करने की बात हो रही है, अनगिनत लोग हैं जिनके पानी के बिल बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और घोषणाएं ये हो रही है कि हम जीत कर आएंगे तो ठीक कर देंगे। तो वो खराब कैसे हो गए जो अभी 6 महीने पहले तक ठीक थे? अभी इन्होंने कहा कि इसका विकल्प, संकट इस बात का है कि 2 खाने होते हैं, चोरी होती है, लेकिन चोरी को अच्छा या उसे कानूनी वैध नहीं कहा जा सकता ना, चोरी होती है तो कुरीतियां हैं, गलत चीज होती है। लेकिन मेरा संकट इस बात का है कि जब तीनों के तीनों पार्टियां एक ही पाले में खड़ी हैं तो विकल्प हमारे पास है क्या? उसी में से किसी को चुनेंगे ना। जनता के पास ऐसा कोई विकल्प तो है नहीं कि कोई इन चीजों को चैलेंज कर रहा हो। हम यहाँ पे 6 लोग हैं और पहली बार मैं अवधेश जी भी, जिनको माना जाता है कि मतलब एक तरफ से वो उनका झुकाव राइट विंग की तरफ जैसे है, हम भी कहते हैं, लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन आज 6 के 6 लोग तीनों पार्टियों को एक ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि गलत हो रहा है। तो हमारे सामने विकल्प क्या है? मैंने जो अभी साम्यवाद की बात की थी, देखिए सन 74 में पीलू मोदी, जो कि पूंजीवाद के प्रबल समर्थक माने जाते थे, फ्री इंटरप्राइजेज फोरम के, उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश में वेल्थ क्रिएशन का एक ही सूत्र है, मेकिंग मैन मोर प्रोडक्टिव। सिवाय इसके दूसरा कुछ भी नहीं। चाहे आप साम्यवाद की तरफ जाएं, चाहे पूंजीवाद की तरफ जाएं, मेकिंग मैन मोर प्रोडक्टिव। और जिस तरह से हम जा रहे हैं, ईमानदारी की बात, मुझे दुख इस बात का है कि जिससे थोड़ी बहुत उम्मीद थी, जिन पार्टियों से हमें नहीं उम्मीद थी, उनके लिए दुख नहीं है, लेकिन जिन पार्टी, कोई एक पार्टी तो ऐसी होती जो दूसरे खड़ी होती कि हम अलोकप्रिय होने की कीमत पर सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। मुझे दुख उस बात का है। नहीं, और समझौते वाली बात जो आप कह रहे हैं वही तो बड़ी गंभीर है। पूर्णिमा जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही थी, सड़क हो, तमाम अलग अलग तरह की दिक्कतें हों, स्कूलों को लेकर बहुत भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि भाई दिख कुछ रहा है कुछ, तो वो मुद्दे इन फ्री की घोषणाओं के बीच में एकदम गायब हो गए हैं। या वोटर अभी भी शांति से बैठा सब देख रहा है, सोच रहा है, मतदान करने के लिए सोचेगा उस पर? फॉर्मूला पार्टियों के हाथ में लगा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो आम जनता है, जो आम वोटर है, वो अपनी व्यवस्था से इतना निराश हो चुका है, उसको लगता है कि चुन के कोई भी सरकार आए हमारा कुछ भला नहीं होना है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए जो दे रहा है कम से कम उसको हथिया लो, उसको अपने हाथ में रख लो, आगे देखा जाएगा। तो ये जो एक माइंडसेट बन गया है कि लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बिल्कुल जैसे कि जीरो हो गई हैं अपने व्यवस्था के साथ। तो उसमें वो चाहे जहाँ से भी जो मिल रहा है उसको हथियाने की जो एक मतलब मानसिकता होती है वो बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि लोगों को बैठ के सीरियसली, पार्टीज़ को खास करके सीरियसली इस पर सोचना चाहिए। फ्रीबीज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, लेकिन आप एज अ वेलफेयर स्टेट अगर गरीब के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रॉमिस करो, अच्छी एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर प्रॉमिस करो, हमारे यहाँ बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज खड़ी है, आप उनके लिए फ्री कर दो कि फॉर्म भरने के लिए आपको या उसके लिए आप ट्रैवल करते हैं तो पैसे ना देने पड़े, फॉर्म भरने के पैसे ना देने पड़े, तो शायद इससे कुछ भला हो जाए। लेकिन ये जो हाथ में कैश देने का ट्रेंड चल पड़ा है, ये बिल्कुल ही एकदम एक जो निकृष्ट समाज को ये जन्म देने वाला है, लोगों को काहिलपना का शिकार बना देगा, लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। और इसके प्रमाण हमें दिखाई दे रहे हैं। झारखंड जहाँ से मैं आती हूँ, मुझे पता है, वहाँ दिन भर बैठ के मजदूर सड़क के किनारे ताश खेलते रहते हैं। कोई आता भी है कि काम करने चलो तो वो नहीं जाते हैं, वो साफ मना कर देते हैं। तो
एक हम वैसा समाज चाहते हैं जो बिल्कुल निखट्टुओं की जमात बन जाए, या ऐसा समाज चाहते हैं जहां लोग एक्चुअली मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाना चाहते हैं? तो ये पार्टीज को सोचना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि इसमें हर पार्टी को अपने अंदर भी देखना होगा कि उसको शॉर्टकट टू सक्सेस चाहिए या कि एक हेल्दी रोबस्ट डेमोक्रेसी चाहिए। हेल्दी रोबस्ट डेमोक्रेसी ये नहीं बनेगी, काइलों की जमात खड़ी हो जाएगी जो कल को आपको देश को डुबा देगी। तो हर पार्टी को इस बारे में सोचना होगा। लेकिन उनको तो कुर्सी चाहिए ना पूर्णिमा जी, उनको तो कुर्सी चाहिए सर, उनको तो कुर्सी चाहिए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि चलिए ये तो तमाम बातें हो गई, लेकिन ईडी को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से ईडी के एप्लीकेशन को राज्यपाल और होम मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल गई ट्रायल को लेकर, ईडी भी मुद्दा बनेगा क्या दिल्ली चुनाव में? हर चुनाव में ही ईडी को लेकर आहट हो जाती है, सुनाई दे जाता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी तो इस मुद्दे पे कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनके मुंह पे तो टेप लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो दो बड़े महत्वपूर्ण विषय थे, पहला ये कि अरविंद केजरीवाल जी जो ताल ठोंकते थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, तो ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 शर्तों से बांधा हुआ था कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री सचिवालय, आप कोई फाइल नहीं बुला सकते, किसी फाइल में दस्तखत नहीं कर सकते, और किसी अधिकारी को आप तलब नहीं कर सकते। लेकिन ईडी को होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो मंजूरी दी गई है, उसके बाद अब एक नई संभावना ये पैदा हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी अब मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ले सकते। उसका बड़ा कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद केजरीवाल जी गए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ईडी की जो चार्जशीट है वो अवैध है। उसी की सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी मंजूरी क्यों नहीं ली गई। गृह मंत्रालय ने उसी की मंजूरी दी है, और इस मंजूरी के बाद जो पिछले लंबे समय से ट्रायल रुका हुआ था पीएमएलए कोर्ट में, अब उस पर ट्रायल शुरू होगा। और ईडी को एक नया रास्ता मिल गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अरविंद केजरीवाल जी को जो अंतरिम जमानत मिली हुई है उसे निरस्त करने की अपील कर सकता है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट ईडी गया और उसने अपील निरस्त करने की एप्लीकेशन लगा दी, और यदि वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई और अंतरिम जमानत इनकी निरस्त हुई, तो अरविंद केजरीवाल जी, यदि मान लीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो 8 फरवरी के बाद अब उनके सामने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का भी संकट खड़ा हो गया। एक बात मैं और कहूँगा, फ्रीबीज की जो बात हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन जनता इस मुफ्त योजना के खिलाफ खुद खड़ी होगी। उसका कारण मैं बताऊं, वो मैंने देखा है। मध्य प्रदेश में 90 के दशक में दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने सबसे पहले मुफ्त योजना शुरू की कि किसानों को 5 हार्स पावर के मोटर का बिल नहीं भरना पड़ेगा। हालत ये हो गई कि मध्य प्रदेश में वेतन बांटने का पैसा नहीं था, और आश्चर्य की बात यह है कि बिजली कटने का टाइम तय होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक दौर ऐसा आया था जब बिजली आने का टाइम तय हो गया था कि 2 घंटे दिन में रहेगी और 2 घंटे रात में रहेगी। और मध्य प्रदेश की जनता ने खड़े होके इस मुफ्त बिजली योजना के खिलाफ खड़ी हुई थी, और आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह आज भी अभिशाप बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में ही जिस लाडली बहना योजना को हम लोग बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड मानते हैं, जिस दिन कांग्रेस के पास बेहतर नेतृत्व खड़ा हो जाएगा, उस दिन लाडली बहना योजना काम नहीं करेगी। सबसे मूल बात यह है कि क्या आपके पास नेतृत्व है। भरोसेमंद चेहरा देने में भी पार्टियां कहीं ना कहीं विफल है। एक लास्ट बात मैं जरूर करूंगा कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर हमको दिखाया जा रहा है। हमारी आंखों को सभी राजनीतिक दल जो है वो तांगे के घोड़े की तरह चलाती हैं कि दोनों तरफ फटका लगा दी और जो चाहती हैं वो दिखाती, हम देखते हैं। 2 बातें याद आती हैं मुझको। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से देश के जनमानस से अपील की गई कि सब्सिडी छोड़ दीजिए। एक बड़ा वर्ग सब्सिडी छोड़ दिया एलपीजी पे। फिर उसी बड़े वर्ग ने रेलवे में जो सब्सिडी उनको मिलती थी 50% पास का वरिष्ठ नागरिकों का, वो भी छोड़ दिया। दूसरा, हमें अरविंद केजरीवाल जी का 2013 के आंदोलन के बाद की बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से इतर एक नई व्यवस्था वो लागू करेंगे। तो आज हमें इस बात का अफसोस हो रहा है कि क्या दिल्ली की जनता जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई व्यवस्था के लिए खड़ी हुई थी, क्या यही दिन देखने के लिए खड़ी हुई थी? ये सबसे दुखद ये है कि आज देश की जनता के साथ धोखा हुआ है और केजरीवाल जी धोखा दिए हैं। लास्ट बात मैं ये बोलूँगा, जो आपने जल बोर्ड की बात की कि पानी का बिल बढ़ा हुआ है, मेरा अपना आकलन ये है कि दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल जी भय और प्रलोभन दोनों हथियार आजमा रहे हैं।
बिजली जिस जल बोर्ड के बिल की बात वो कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनी और मैं उसको माफ़ कर दूंगा, सबसे पहला कदम उनको ये उठाना चाहिए कि यदि आप मान रहे हो कि बिल गलत आया है तो आपको तुरंत जांच का आदेश देना चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार को जांच का आदेश देना चाहिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये भय फैलाया गया है ज़्यादा बिल देने का, इससे यही स्पष्ट होता है। और प्रलोभन की तो एक पूरी के पूरा पिटारा उन्होंने रख दिया है। तो भय और प्रलोभन की एक नई पॉलिटिक्स जरूर दिल्ली में हमें देखने को मिल रही है अरविंद केजरीवाल जी। जनता करेगी, लेकिन जल्दी से एक बार कमेंट्स बता देते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स हैं हमारे पास और उनका क्या कहना है। क्यों खास करके शीतल कोठारी हैं, उनका लिखना है, एक एक करके देखिए, बड़ा कमज़ोर उम्मीदवार दिया है बीजेपी ने सौरभ के खिलाफ। और शिव कुमार लिखते हैं कि बीजेपी जो है वो दिल्ली फतेह करेगी, कुछ भी हो दिल्ली। रवीना लिखती हैं कि कुछ भी हो दिल्ली में केजरीवाल ही चाहिए। नंदलाल खत्री लिखते हैं कि राहुल गांधी का कहना है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार नहीं मिटाया है, इसका मतलब 10 साल पहले भ्रष्टाचार था उनकी सरकार में। और दूसरे धनंजय पूछते हैं कि जब केजरीवाल इतना ही बुरा था तो लोकसभा इलेक्शन में गठबंधन क्यों किया। देखिए इस तरह के भी बहुत सारे सवाल जनता के मन में है और इनके सवाल जनता पूछेगी। फ्रीबीज को लेकर जो राजनीति हो रही है, हमारे सभी खास मेहमानों की क्या राय है उसके ऊपर, और उसके अलावा जो मुद्दे होने चाहिए थे उन पर क्यों बात नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या उन मुद्दों पर बात हो रही है जिन मुद्दों पर जनता के बीच में जनता के लिए बात होनी चाहिए, और फ्रीबीज को लेकर के भी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर छोड़कर जाइएगा। और हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।